हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी रघुनाथपुर में। तो आइए आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के पार्ट 2 करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत में हम लोग आज जानेंगे कि संतुलित समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो इसके विषय में हमने अच्छी तरह से जाना था। आइए आज हम अगले वीडियो में इस वीडियो के अंतर्गत जानने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और जो रासायनिक समीकरण होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण जो होता है वो 2 तरह का होता है। पता है, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसे हम जानेंगे सबसे पहले कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों कि जब कोई रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं तो तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों में जो परमाणुओं की संख्या होती है, यदि दोनों ओर बराबर है तो हम कहेंगे ऐसा रासायनिक समीकरण वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। हमने क्या बोला, फिर से आप गौर करेंगे, यदि किसी रासायनिक तत्वों में रासायनिक समीकरणों में तीर के दोनों ओर के तत्वों की परमाणुओं संख्या बराबर है तो हम कहेंगे वह रासायनिक समीकरण संतुलित है। अर्थात जैसे हमने यहाँ पे आपको देखिए समझा रहे हैं, आप समझिएगा कि Fe प्लस CuSO4 और तीर के निशान के बाद हमने यहाँ पे दिया FeSO4 प्लस Cu। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये समीकरण संतुलित है या असंतुलित। अब गौर से समझिएगा, हमने क्या बताया, संतुलित समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण वैसा समीकरण होता है जब किसी हम रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण रूप में व्यक्त करते हैं तो उस समीकरण में तीर के दोनों ओर के तत्वों की जो परमाणु की संख्या होती है यदि बराबर हो तब उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो दिया गया समीकरण है, इसमें देख रहे हैं इधर एक जो तत्व है आपका फेरस अर्थात ये लोहा, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ये है CuSO4 कॉपर सल्फेट, और तीर के दाएं साइड में हम देख रहे हैं यहाँ पर है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि ये जो फेरस है इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है। तो हम इसको देखते हैं, फिर दाएं तीर के साइड में कितने हैं, यहाँ पे भी कितने हैं, 1 है। और दूसरा देखिए यहाँ पे कॉपर की संख्या कितनी है, 1 है, यहाँ भी कॉपर की संख्या 1 है। अब देखिए SO4 की संख्या कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे भी SO4 की संख्या कितनी है, 4 है। अर्थात ये हमारा समीकरण जो है क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण, क्योंकि तीर के दोनों ओर यानी कि प्रतिफल और अभिकारक जब दोनों ओर के परमाणुओं तत्वों के परमाणु संख्या बराबर हो तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, यह संतुलित समीकरण है। क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण है। तो आप परिभाषा याद रखेंगे, रासायनिक समीकरण में जब तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होती है तो ऐसे समीकरणों को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, यानी असंतुलित समीकरण क्या होता है। तो याद रखेंगे कि ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल तीर चिन्ह के दोनों ओर, ठीक है, तीर चिन्ह के दोनों ओर में से यदि परमाणुओं की संख्या समान न हो, यदि परमाणुओं की संख्या समान न हो तब ऐसे स्थिति वाली रासायनिक समीकरण को हम क्या कहेंगे, ऐसे रासायनिक स्थिति वाली समीकरण को हम क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फिर से हमने बता देते हैं कि असंतुलित समीकरण वैसा समीकरण है जिसके तीर चिन्ह के दोनों ओर पदार्थों के परमाणुओं की संख्या असमान होती है, उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अब हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण को जब हम लिखते हैं इनके लिखने के नियम क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो हम रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है, किन किन नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है जब भी हम किसी भी रासायनिक समीकरण को लिख पाते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जब भी हम किसी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो अभिक्रिया के जो
अभिकारक होते हैं, अभिकारकों को उनके संकेतों या फिर जो अनुसूत्र होते हैं उसको पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। याद रखेंगे, अभिक्रिया के जो अभिकारक होते हैं उनके संकेतों या फिर उनके अनुसूत्रों के पदों में रासायनिक समीकरण को बाईं ओर लिखा जाता है। पहला नियम याद रह जाएगा कि किसी भी अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। आइए दूसरा नियम देखिए क्या होता है कि अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह यानी प्लस के चिन्ह लगाए जाते हैं। चलिए अगला तीसरा नियम देखिए क्या है। तीसरी बात का जो ध्यान रखना पड़ता है कि अभिकारकों के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। अगला पॉइंट याद रखेंगे, प्रतिफलों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह अर्थात प्लस के चिन्ह लगाए जाते हैं। अगला देखेंगे, अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे a प्लस बी को तीर चिन्ह c प्लस डी, ये कोई रासायनिक समीकरण का आपका उदाहरण है। तो आइए समझते हैं इसको कि अभिक्रिया जब हम कराते हैं, किसी भी अभिक्रिया में हम क्या देखते हैं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस समय कुछ रासायनिक समीकरणों में कुछ उनके जो पदार्थ होते हैं, उनके जो तत्व होते हैं, उनके संकेतों को लिखा जाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए उनके संकेतों या फिर अनुसूत्रों के रूप में लिखा जाता है। तो अभिक्रिया के जो अभिकारक होते हैं उनको उनके संकेत या फिर अनुसूत्रों के पदों में
समीकरण के किधर लिखे जाते हैं, बाईं ओर लिखे जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे अभिक्रिया के जो अभिकारक होंगे, तो आप याद रखेंगे रासायनिक समीकरण में दो चीजें होते हैं, जबकि हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि अभिकारक और प्रतिफल। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो अभिकारक कहलाता है, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो कोई पदार्थ का, नए पदार्थों का निर्माण होता है वो हमारा प्रतिफल कहलाता है। तो याद रखें कि जो किसी भी अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या फिर अणुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जैसा कि हमने यहाँ पे आपको समझाया a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी, और उसके बाद आपके बीच में देखिए यहाँ पे तीर का चिन्ह लगा हुआ है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बना है c प्लस डी। तो जो ये तीर चिन्ह के बाईं ओर है ये हमारा क्या है, अभिकारक है, क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है और अभिक्रिया में भाग लेने के बाद ये नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है, तो ये आपका अभिकारक कहलाता है। तो इस अभिकारक को कब लिखा जाता है, इसके अणुसूत्रों या फिर संकेतों के रूप में तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पॉइंट ध्यान में रखा जाता है कि अभिकारकों के सूत्रों के बीच, जब कोई अभिकारक होते हैं, दो अभिकारक के बीच अभिक्रिया होती है, और इस अभिक्रिया को दर्शाने के लिए उनके बीच में हम क्या करते हैं, धन चिन्ह यानी कि पॉजिटिव साइन लगाते हैं, अर्थात प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तीसरा बात ध्यान में रखेंगे कि अभिकारकों के प्रतिफलों को, जो अभिकारक होते हैं उसके जो प्रतिफल होते हैं उन्हें भी क्या करते हैं, उनके संकेतों या फिर अणुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। जो हमारा समीकरण होता है वो तीर चिन्ह के जस्ट हम दाईं ओर में उसे लिखते हैं। ठीक है, याद रखेंगे अभिकारकों के जो प्रतिफल होते हैं उनके संकेत या फिर अणुसूत्रों को पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। आगे देखेंगे चौथा नियम, चौथा रूल से याद रखेंगे कि प्रतिफलों के सूत्रों के बीच, यानी प्रतिफल जो होते हैं हमारा, जब प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट तैयार होता है, इन दोनों के फलों के बीच क्या करते हैं, धन चिन्ह अर्थात प्लस के चिन्ह को लगाते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आइए फिर अगला जानते हैं कि अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अभिकारक और जो प्रतिफल होता है, ये हमारा अभिकारक जो है, अभिकारक और प्रतिफल के बीच में क्या करते हैं, तीर चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रतिफल, इन दोनों को अलग किया जाता है किसके माध्यम से, तीर चिन्ह के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ रहा होगा। आइए जानते हैं अगले वीडियो में इसके आगे का प्रश्न। अभी आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय। ध्यान से पढ़ते रहिए, और यदि फर्स्ट बार हमारे चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।